देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया टॉपिक वाइज देखा जाए तो लास्ट क्लास में हमने एसेट्स, किस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा ये देख लिया था कि भाई फिक्स एसेट्स होना चाहिए, और फिक्स में भी कौन सा दो बताए थे, टेंजिबल और टेंजिबल पे लगेगा। अब टेंजिबल में भी एक एक्सेप्शन है, लैंड पे नहीं लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, सिर्फ लैंड, लैंड पे, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू घट जाती है और लैंड की वैल्यू नहीं घटती, तो सिर्फ लैंड पे नहीं लगेगा, बाकी के जितने एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन लगता कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। इसका नाम याद रखना आपको, एग्जाम में एमसीक्यू में ये नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बाद हमने क्या देखा कि भैया रीजंस क्या है, तो कॉजेस जिसको बोलते हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन लगने के रीजंस मैंने बताया कि भाई ऐसा हो सकता है कि एसेट्स यूज करोगे पुराना हो जाए तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए एसेट्स का, या फिर क्या हो सकता है हमारे फॉर एग्जांपल टाइम लैप्स हो जाए, यूज ना करें लेकिन टाइम लैप्स होने की वजह से भी उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स था। इसके बाद हमने देखा कि भैया हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर में 2 मेथड्स हैं बेसिकली, और वो 2 मेथड्स कौन सा है, एक है हमारा SLM दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक क्या है हमारा WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड के 3 नाम है, कौन कौन सा, एक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड तो है ही है जिसको SLM बोलते हैं, और एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इनके नाम ऐसे क्यों पड़े हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट क्योंकि SLM में जो एक बार डेप लग गया वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या होता रहता है, लगता रहता है। जैसे कि पहली बार में मैंने एग्जांपल में ये लगाया तो अगली बार भी ये, अगली बार भी ये चलता रहेगा, ठीक है। और फिक्स इंस्टॉलमेंट इसलिए क्योंकि फिक्स अमाउंट है, और ओरिजिनल कॉस्ट हर बार डेप्रिसिएशन जो लगता है वो इसी प्राइस के ऊपर हम जनरली कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगला था हमारा सेकंड, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म पॉपुलर है WDV। इसके अंदर जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप लगाते हैं, जैसे कि 10,000 पे पहले लगा 1000, 10% हमने रेट माना हुआ है, उसके बाद 9,000, तो अगली बार जो डेप लगा वो कितना लगा, 9,000 पे 10% लगा, ये फर्क है। और यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, 9,000 पे 10% नहीं लगा, ये 10,000 पे ही 10% लग रहा था। तो ये मेथड में दोनों में फर्क था। इसके डिफरेंस भी देखिए, मैंने ग्राफ भी बना के आपको इसके डिफरेंसेस बताए थे। इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब जो माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, इसलिए इसका नाम हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। तो सर रिड्यूसिंग कॉस्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल का काउंट किया तो 2710 बन रहा था। 3 साल मतलब 1 साल ये हमारा, 2 साल और 3 साल, तीनों साल को जोड़ देंगे तो 1900 और 810, 2710। और इस वाले मेथड में अगर देखेंगे तो 1000 1000 1000 3000, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉस्ट क्या आता है, हमेशा कम आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। टोटल कॉस्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे कम हो जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं ना, तो हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर में पहले तो क्या क्या सीखना है, SLM, WDV, प्रोविजन और एसेट डिस्पोजल, 4 टॉपिक करेंगे, चैप्टर हमारा होता है खत्म। पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SLM। SLM के अंदर या तो हमें रेट दिया हो सकता है या रेट नहीं दिया हो सकता है। अगर रेट दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर मैं आपको 2 लाख की मशीनरी बताऊं और उसके ऊपर 5% है तो आप फटाफट से निकाल के बता दोगे, लेकिन अगर मैं रेट नहीं दूंगा तब कैसे निकालोगे, उस केस में हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्या बताया मैंने, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे, कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब सबसे पहले कॉस्ट समझना होगा क्या होता है। कॉस्ट का मतलब है एसेट्स का वैल्यू, अगर उसको इंस्टॉलेशन कराने का कोई खर्चा हुआ तो वो भी उसमें जुड़ जाएगा, अगर कोई इरेक्शन हो या इंश्योरेंस हो या एनी अदर एक्सपेंस, यानी एसेट्स को खरीदते टाइम पे कोई भी खर्चा होगा तो वो उसके अंदर क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है सर, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है, और ये एसेट्स का वो वैल्यू होता है जब एसेट्स हमारा बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ हो जाता है, मतलब इसके बाद वो एसेट्स आप यूज नहीं करोगे, उसको बाड़े में बेच दोगे, तो जो मिल जाएगा आपको लास्ट में वैल्यू, उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप
वैल्यू या फिर क्या बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू। लाइफ का हर एसेट्स का एक अनुमानित लाइफ होता है, फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? अंदाजा, एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है भैया? अगर मैंने बोल दिया 10 साल तो मतलब 10 साल, अंदाजा। अब हर आदमी अपनी भी अंदाजा लगाता है कि भाई 60-70 साल जिएंगे। अब कोई ऐसा नहीं देखोगे जो बोलेगा कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं अमर हूं, कोई तो नहीं बोल सकता ना। तो हर कोई अपनी लाइफ भी बता रहा है, तो कैसे बता रहा है? एस्टिमेटेड। ऐसे ही एसेट्स का भी लाइफ क्या है हमारा? एक एस्टिमेटेड, भाई 5 साल चल जाएगा, 7 साल, तो ये एस्टिमेटेड होता है। इस पे हमने एक क्वेश्चन देखा कि मान लेते हैं एसी की कीमत कितनी है? 63,000। मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, उसके कैरिज लगा 500, उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज लगा कितने? 1500, और उसके बाद इरेक्शन चार्ज कितना लगा? 500, स्क्रैप वैल्यू 5000 और लाइफ 5 साल है। इसका डेप्रिसिएशन निकालना था, तो कैसे निकाला हमने? सबसे पहले तो हमें कॉस्ट चाहिए होगा, तो कॉस्ट के अंदर हम कैसे करेंगे? ये वाला वैल्यू प्लस इसमें ये वाला वैल्यू कर देंगे, और ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। इन सबको जोड़ दिया तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आया था? ये वैल्यू निकल के आ गया था। इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप फॉर्मूले के हिसाब से? स्क्रैप वैल्यू। तो मैंने स्क्रैप माइनस कर दिया और डिवाइड लाइफ, तो हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। लास्ट क्लास हमने यहीं तक किया था, आज इसके बाद हम करने वाले हैं और यही फॉर्मूले को भी हम आगे और सीखेंगे। और फिर आज इंपॉर्टेंट हम लेजर भी सीखने वाले हैं। इसी को आगे लेके चले तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को मैंने हालांकि आपको होमवर्क में भी दिया था, तो हम यहां भी देख लेते हैं क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? आपको कैलकुलेट करना क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। कहता है गिरी एंटरप्राइजेस परचेज अ मशीनरी, तो मशीनरी परचेज किया गया। मशीनरी परचेज है और मशीनरी परचेज कितने का है? 180 का, 1,80,000 रुपए का। एंड 2024 में, डेट का भी नहीं सीखना, अभी आगे चल के डेट को सीखेंगे। 30,000 रुपए इनकर हुआ इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन लगा कितने रुपए लगे? 30,000। इसका मतलब मेरा ये मशीन जो है ये हो गया हमारा 2,10,000 रुपए। अब इसके बाद कहता है भैया इसके हम जब भी बेचेंगे 5 साल इसकी लाइफ है, लाइफ दे दिया 5 ईयर, और कहता है जब भी लाइफ खत्म होगा इट्स आपका रिलाइजेबल, रिलाइजेबल मतलब रीसेल वैल्यू कह दो, स्क्रैप वैल्यू कह दो, रेजिडुअल वैल्यू कह दो। तो जब भी लाइफ का एंड होगा तो ये एसेट्स हमारा कितने का बिक जाएगा? 10,000 का। तो यानी ये स्क्रैप है। स्क्रैप कितने हो गए हमारे? 10,000 के। स्क्रैप कितने हो गए हमारे? 10,000 रुपए का। ये जानकारी दे दिया इसने, और ये कहता है आपको क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो। एक तो ये बोल दिया इसने, दूसरा बोल दिया रेट निकालो भाई इसका, यानी कितने प्रतिशत से लग रहा है ये भी बताना है। 2 चीजें बतानी है यहाँ पे, एनुअल डेप्रिसिएशन भी बताना है और कितने प्रतिशत पे लग रहा है वो भी बताना है। तो आइए सबसे पहले रेट निकालते हैं। रेट कह रहा हूं, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो अगर मैं कॉस्ट का देखूं तो कॉस्ट पड़ रहा है हमें 2,10,000, माइनस स्क्रैप कर दो। सर स्क्रैप क्या माइनस करोगे बताओ? अगर स्क्रैप माइनस करें तो स्क्रैप माइनस 10,000, और डिवाइड किससे करना होगा हमें? यूजफुल लाइफ यानी 5। तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 5, 40,000। ये जो डेप्रिसिएशन निकल के आया ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? एनुअल डेप्रिसिएशन। इसमें किसी को दिक्कत? ये समझ में आया क्या हमारा? ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 40,000 रुपीज। समझे? अब इसके बाद इसने बोला इसका रेट भी निकालो। तो अब नई चीज सीख रहे हैं आज की क्लास में, ये तो लास्ट क्लास में सीख चुके थे हम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालो? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन को ना मैं आगे से जितने पूरे चैप्टर में डीईपी लिख दिया करूंगा, यानी डैप लिख दिया करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना। एग्जाम में आप पूरा डेप्रिसिएशन लिखना।
ठीक है, DEP। इसका होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू में 100। ये फॉर्मूला हो गया। ये एक एसेट्स पे डेप्रिसिएशन की प्रतिशत रेट को निकालना, कैसे निकालेंगे? तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमने पहले निकाल लिया, क्या आया? क्योंकि जो ये डेप्रिसिएशन निकलता है वो कौन सा निकलता है? एनुअल। इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट क्या था हमारा? 210, ये निकाला था हमने कॉस्ट, और माइनस स्क्रैप कर देंगे 10,000 और इनटू 100, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आ गया 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 20% आ गया रेट। ये 20% आ गया। 100 क्यों है मल्टीप्लाई में? किसी भी चीज के परसेंटेज को निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 20%। दोनों चीजें निकाल लिया। MCQ के अंदर आप ये मान के चलो 110% क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन इसका MCQ में आएगा ही तो आएगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, एग्जामिनर के पास, के ना दे ये क्वेश्चन। तो MCQ में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे, और हो सकता है आपसे रेट पूछ ले और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, और हो सकता है डेप्रिसिएशन अमाउंट पूछ ले और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, और हो सकता है कि फॉर्मूला पूछ दे, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू SLM मेथड व्हाट विल बी द हाउ टू कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो वो आपको चारों तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आए कैसे करेंगे? कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने का एसेट्स खरीदा उसमें क्या जोड़ोगे? अगर कोई इंस्टॉलेशन है तो जोड़ देंगे। इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है? उस एसेट्स को लगाने का खर्चा, ठीक है। कोई इरेक्शन होगा तो वो भी जुड़ जाएगा, कोई इंश्योरेंस होगा तो वो भी जुड़ जाएगा, और कोई भी खर्चा होगा खरीदते टाइम पे तो सब जुड़ जाएगा। कैरेज भी जुड़ जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी जुड़ जाएगा, कस्टम ड्यूटी भी जुड़ जाएगा, ऐसे भी कोई वर्ड आएंगे तो जुड़ जाएगा। वो टोटल कॉस्ट बना, उसमें से क्या माइनस कर दो आप? स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जो एसेट्स के एंड के बाद उसे बेच देते हैं, उसको क्या, कौन सा वैल्यू बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब उसको डिवाइड किससे करेंगे हम? यूजफुल लाइफ। अगर ये सारी जानकारी दे रखी है तो बिना रेट के भी हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आप डेप्रिसिएशन फटाफट बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या आएगा इसका आंसर। आप इसका आंसर बताइए, बुक को बिल्कुल भी नहीं ओपन करना, आपके सामने क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है आपसे, क्या आप, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं बोला, डेप्रिसिएशन निकालिए बस। चलिए देखते हैं 482 और प्लस में 18,000, माइनस में 50,000, और जो आपने सबने आंसर दिया और ये सभी के आंसर क्या है? करेक्ट है। तो कितने आ गए? ये आंसर आ गया 45। इधर ध्यान दो, इधर। और ये चैप्टर हर बार बोलता हूं इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि आगे भी आपके काम आता है, और इसमें से आगे चल के आपके सवाल 18 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। मतलब आप कोई भी कोर्स करते हो आगे, व्हाटएवर, चाहे आप MBA करो, ग्रेजुएशन में तो है ही है, ये करो, कहीं भी करो, तो ये काम आएगा आपको हर जगह। चलिए आगे बढ़ जाए, इस पे एक और सवाल दें ऐसा ही। ये रहा आपके सामने एक और सवाल, एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूं। क्वेश्चन कहता है, इसने परचेज किया, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है। परचेज किया सेकेंड हैंड मशीन 96,000 का, उस पर 24,000 खर्च कर दिया, कार्टेज, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन सब मिला के हुआ, और इसकी लाइफ 4 साल है, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू बोल दिया इसने 72,000। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है। आंसर ये यहाँ तो आप बता दोगे वैसे तो, फिर चलो ये होमवर्क दे देते हैं। हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा, रेट भी निकाल सकते हो। चलो हम आज न्यू टॉपिक सीख लेंगे। अब ये आया थोड़ा सा, कहता है कंपनी ने मशीन परचेज किया 1/5 का, स्क्रैप वैल्यू कहता है 5,000, लाइफ 10 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, अकाउंटिंग ईयर एंड उसको अभी बाद में समझेंगे। द मशीन वॉज सोल्ड, सोल्ड वोल्ड की छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको इसमें क्या निकालना है?
डेप्रीशिएशन, वैसे ही पता चल रहा है ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन है ये। अब आगे हम बढ़ेंगे और आज का मेन टॉपिक अब देखने वाले हैं जो कि हम सीखेंगे। ये तो हो गया बिना रेट के डेप्रीशिएशन अमाउंट कैसे निकाले। अब भाई चलो डेप्रीशिएशन निकाल भी लिया तो एग्जामिनर अब इसके बाद क्या चाहेगा, क्या यहीं पे हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, हमारे एग्जाम में इतना ही सवाल आएंगे? नहीं, इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। सर क्या होगा देखते हैं। हमें जब डेप्रीशिएशन चैप्टर जो है ना, हमारा चैप्टर का नाम डेप्रीशिएशन है और इसको एक और चैप्टर के नाम से जाना जाता है पीपीई। पीपीई मतलब इसका एक और नाम है पीपीई। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन पेपर में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आपको बोला जाए कि आप मशीनरी अकाउंट या डेप्रीशिएशन निकालिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये शब्द लिख देगा बस वो, और जितना भी हम सीखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। अब जिस बच्चे को नहीं पता हुआ वो बोलेगा यार ये कौन सा मेथड आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो हमने सीखा ही नहीं। ये बस चैप्टर का नाम बता रहा है कि इस चैप्टर के हिसाब से करिए। तो इसमें कहा गया कि आपको डेप्रीशिएशन चैप्टर है तो आपको बनाना पड़ेगा कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट आपको क्या बनाना पड़ेगा? फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब फिक्स एसेट्स अकाउंट क्या होता है? जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा वो फिक्स एसेट्स ही होगा। अब ज्यादा से ज्यादा जो आपके सवाल पूछे जाएंगे, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी आ सकता है, आपके 3 ही पॉइंट पे पूछे जा सकते हैं। फिक्स एसेट्स आपके लिए बताया जाता है कि भैया या तो प्लांट पे होगा, और प्लांट को दूसरा हम मशीनरी भी बोल देते हैं, या होगा फर्नीचर पे, या होगा आपका मोटर कार पे यानी ट्रक पे। मोटर कार बेसिकली क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं इसके अंदर वो ट्रक के ऊपर 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो 3 एसेट्स होंगे जिसके अकाउंट बनाने होंगे। अब बोला जा रहा है आपको कौन सा अकाउंट बनाने को? फिक्स एसेट्स। अगर आपको थोड़ा भी याद हो टर्म 1 तो वहां पे मैंने फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना बताया भी था, और लॉजिक अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी फिर से एक बार मैं बताऊंगा, आपको ध्यान देना है और फिर इसके हिसाब से आपका अकाउंट बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपके किसी भी लेजर को बनाने का फॉर्मेट यही होता है, जिसको आप टी शेप अकाउंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, यही फॉर्मेट होता है किसी भी अकाउंट को बनाने का। कुछ काम इधर से स्टार्ट होता है, कुछ काम इधर से स्टार्ट होता है। इतनी तो हमें समझ आ गई है फर्स्ट टर्म के अंदर कि भाई अकाउंट इस तरीके से रहता है। अब इधर से अगर मैं बोलूं बिल्डिंग, मान लेते हैं बोलूं मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट किधर से बढ़ेगा और किधर से घटेगा। तो किसी भी एसेट्स को, किसी भी अकाउंट को, एसेट्स मैंने बोल दिया, किसी भी अकाउंट को किस साइड से वो इंक्रीज होगा और किस साइड से वो डिक्रीज होगा, डिपेंड करेगा उस अकाउंट्स का नेचर क्या है। अब हमारे पास 2 नेचर के हमेशा होता है जिसके बारे में सोचना होता है मेनली, या तो वो हो सकता है एसेट या हो सकता है लाइबिलिटी। 2 ही होंगे हमारे अकाउंट्स जिसके मेनली बनाए जाते हैं। आपके पूरे सिलेबस में कभी भी नहीं होगा कि आप रेंट अकाउंट बनाओ, आप सैलरी अकाउंट बनाओ, तो खर्चे का, या फिर आप सेल्स अकाउंट बनाओ, इनकम का कभी भी अकाउंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जब भी अकाउंट बनवाया जाता है 2 ही चीजों के ऊपर बनवाया जाता है 11th क्लास के अंदर। कौन से? या तो एसेट्स का बनवा लेंगे वो, या लाइबिलिटी का बनवा लेंगे। आपने टी शेप अकाउंट में भी देखा होगा, या तो एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा, प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो अब हम सीख रहे हैं एसेट्स। तो एसेट्स का हमेशा याद रखना कि ये डेबिट साइड से क्या होता है प्लस, और क्रेडिट साइड से क्या होता है माइनस, है ना। तो अगर मैं इस मशीनरी अकाउंट को बनाता हूं तो ये साइड हमारा हमेशा ऑलवेज रहता है डेबिट, और इसका क्रेडिट साइड कौन सा रहता है हमारा? ये वाला रहता है। तो मैं बोलूं भैया हमारा एसेट्स बढ़ेगा कहां से, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये डेबिट से बढ़ जाएगा, और घटेगा कहां से? सर ये क्रेडिट से घट जाएगा। इतना सा जवाब होना चाहिए। अब दूसरा चैलेंज आता है कि इसके अंदर आपके 2 बैलेंस होते हैं, एक बैलेंस बीडी होता है और एक बैलेंस सीडी। तो कोई भी एसेट्स होगा तो उसका बैलेंस बीडी हमेशा, एसेट्स का बैलेंस बीडी हमेशा इधर आता है हमारा बैलेंस बीडी, यानी उसका बैलेंस बीडी ऑलवेज उसी साइड होता है डेबिट साइड में। ऑलवेज किस साइड होगा? 90 क्या 100% ही किसी भी एसेट्स का बैलेंस बीडी कहां से होगा? डेबिट साइड में। और बैलेंस सीडी अक्सर उसके अपोजिट साइड निकलता है। जैसे आपने कैश बुक बनाया तो इधर लिखा तो बैलेंस सीडी इधर निकलता था हमारा, है ना। तो बैलेंस सीडी कहां निकलता है? उसके अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड।
तो अब हम बात करते हैं, ये हम बनाना क्या सीखेंगे, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई हम एक अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, मशीनरी अकाउंट मैंने बोल दिया। अब चैलेंज ये आ रहा है यहाँ पे मेरे सामने कि भाई मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो प्लस वाली चीजें में क्या क्या आ सकती है, हमें ये समझना है। तो प्लस वाले कॉलम में यानी इस साइड में सिर्फ दो ही बातें आ सकती है, सिर्फ ओनली 2 थिंग्स आ सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, पहला पॉइंट इस साइड में आ सकता है, जब कभी भी आप एसेट्स को खरीदोगे, जब भी एसेट्स को क्या करोगे आप, परचेज। सर ऐसा क्यों, एसेट्स खरीदेंगे तो, क्योंकि एसेट्स जब जब खरीदोगे तो आपका उस एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, प्लस होगा। मेरे पास एक मशीनरी था और एक और मशीनरी खरीद लिया तो भाई इधर आएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस का मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा यहां पे क्या आएगा हमारा, सेकंड यहां पे आ सकता है हमारा ओनली प्रॉफिट। कई बार ऐसा भी होगा हमारे सवाल के अंदर कि हम एसेट्स को खरीदेंगे और कुछ समय बाद बेच देंगे, एक साल 2 साल। जब आप उस एसेट्स को बेचोगे तो पॉसिबिलिटी है आपको प्रॉफिट हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है आपको क्या हो जाए, लॉस, और ये भी पॉसिबिलिटी है आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो जब भी प्रॉफिट होगा उस एसेट्स पे तो आप किधर लिखोगे, टू साइड। आपने एक मशीनरी खरीदा टू साइड में, फिर एक और मशीनरी खरीदा टू साइड में, यानी जितनी बार एसेट्स को खरीदते जाओगे उसको किस साइड लिखोगे, टू साइड में। तो आप जब कभी भी एसेट्स को खरीदोगे तो जब भी टू साइड में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखना आपको टू, मैं अभी आगे बताऊंगा। चलो अब इधर इस साइड में माइनस होने के 3 रीजन है। कौन कौन से रीजन है, नंबर 1, अगर आप डेप्रीशिएशन लगा देते हो तो आपका एसेट्स माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता है। मशीनरी पे डेप लगाए तो क्या होगा हमारा, तो किधर लिखेंगे, बाय साइड। इधर का साइड 2 होता है और इधर का साइड बाय होता है। जब एसेट्स को बेचेंगे, मान लो बेचते हैं, तो जब भी मैं एसेट्स को बेचूंगा तो आप मुझे सोच समझ के बताओ किधर लिखना चाहिए मुझे, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। बेचेंगे तो डिक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, बाय। तो जब भी कोई एसेट्स बिकेगा तो सेल्स जब भी होगा कोई भी एसेट्स तो इस साइड आता है। तीसरा, अब जब उस एसेट्स को बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा लॉस, प्रॉफिट होगा तो इस साइड आ जाता है, लॉस होगा तो इस साइड आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा हमारा, लॉस आ जाएगा। तो जब भी हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में 2 बातें आ सकती है, प्रॉफिट या फिर परचेज वाली बात, और क्रेडिट साइड में 3 बातें आ सकती है। जो डेप्रीशिएशन तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन के बाद देखा जाए सेल्स और लॉस, ये आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब हमें बनाना क्या है, एक मशीनरी अकाउंट ही बनाना है। हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल सेम जैसे कैश बुक का फॉर्मेट बनाया था उसी हिसाब से हमारा फॉर्मेट बनेगा। तो पहले हम फॉर्मेट को देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से फॉर्मेट बिल्कुल कैश बुक, इस साइड में डेट, अमाउंट, सॉरी, आपको इसको देखने के बाद कैश बुक का फॉर्मेट आएगा सिंगल कॉलम याद। अकाउंट्स का फॉर्मेट यही होता है लेजर का, किसी भी लेजर का। यहां पे एलएफ वगैरह का अब काम खत्म, कोई एलएफ नहीं होगा। अगर आप बना रहे हो मशीनरी अकाउंट तो सबसे टॉप पे लिखोगे मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब हमें 1 साल का नहीं बनाना होगा मशीनरी, पहले कैश बुक तो क्या था 1 महीने का बना रहे थे, अब यहां पे हमें 3 सालों का बनाना पड़ेगा, 2 सालों का बनाना पड़ेगा, हो सकता है 5 साल का भी बनाना पड़े, ईयर वाइज होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मान लिया जाए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक एसेट्स खरीदा, हमने 1 एसेट्स खरीदा, फर्स्ट एसेट्स, और 1 जनवरी 2020 में खरीदा मैंने, फॉर एग्जाम्पल, या 2022 में खरीदा 10,000 रुपए, और एक एसेट्स खरीदा 1/1/2023 में खरीदा, मान लेते हैं 20,000 का, और 1/1/2024 में हमने एक एसेट्स और खरीद लिया, कितने का खरीदा, 40,000, यानी हमने 3 एसेट्स खरीद लिए। कितने एसेट्स खरीद लिए हमने, 3 एसेट्स खरीद लिए। तो एक हमारा 10,000 का खरीदा, एक हमने कितने का खरीदा, 20 का, और ईयर अलग अलग है, ध्यान देना, ईयर अलग अलग है। अब एक जानकारी और देना चाहता हूं, ध्यान रखना, अगर ये चीजें आप बेसिक चीजें समझ जाते हो आगे सारी चीजें आसान हो जाती है आपकी। लेकिन अगर यही चीज नहीं समझ पाओगे तो एक चीज और मैं बता दूं,
बच्चे को 2 चैप्टर आपकी किताब में, इनफैक्ट 3 चैप्टर पूरी किताब में जो नहीं आता लास्ट तक, डिफिकल्ट लगता है। एक BRS, एक आपका डेप्रिसिएशन और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को मुश्किल लगता है एंड तक। होता है ना कि एक स्टूडेंट है जो कि सारे चैप्टर सीख लेता है, अब जिन बच्चों को ये 3 चैप्टर मुश्किल लग रहा है, समझ जाओ आपकी काबिलियत एवरेज वाले स्टूडेंट की। आप हो ही नहीं कि आप आउटस्टैंडिंग मार्क्स क्रिएट कर पाओगे, आप एवरेज की कैटेगरी में चले जाते हो। ये 3 चैप्टर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों का परसेप्शन रहता है, आपने BRS किया है, आपके अगर क्लास के अंदर बच्चों ने किया होगा तो बहुत बच्चे BRS में कंफ्यूज ही रहते हैं पूरे, कि भैया क्या प्लस हो रहा है, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये रहता है। और जिसके स्कूल में अभी डेप्रिसिएशन हो गया होगा उनके लिए सबसे मुश्किल है, डेप्रिसिएशन में बड़ा दिक्कत आता है उनको। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक चलोगे, इससे आसान चैप्टर बिल्कुल वैसे तो देखो, जो चीजें आपको आता है ना वो आसान है और जो नहीं आता वो मुश्किल है। ये ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल चीजें आपको नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें आपको आता है वही आसान लगता है। और आता आपको कौन सी चीज है जिसको आपने क्लास के अंदर ध्यान से देखा, अच्छे से नोट किया और पूरे क्लास आपने अटेंड किया और इंटरेस्ट लेके आपने उन चीजों को किया, तो वो चीजें आपको जरूर आएगा। और जिस चीज के ऊपर आपने छुट्टी कर लिया, छुट्टी करने के साथ साथ आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया और सोच रहे हो बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, तो वो चैप्टर नहीं आएगा आपको। बड़ी सीधी सी बात है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, करियर में, कभी भी अकाउंटेंट, CA कुछ भी बनना चाहो, ये करना ही करना पड़ेगा। ये आपके लाइफ में, क्योंकि किसी भी बिजनेस में ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है, और मुझे एक बिजनेस ऐसा बता दो जहां पे एसेट्स नहीं होता। दुनिया के हर एक बिजनेस में एसेट्स होगा। अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं तो मेरे पास भी इतने सारे एसेट्स हैं। अगर डॉक्टर है तो उसके पास भी बहुत सारे एसेट्स हैं, उसके इक्विपमेंट सारे एसेट्स हैं। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बचा जिसके पास एसेट्स नहीं है। और जहां एसेट्स होगा वहां पे डेप्थ भी लगेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 मशीनरी खरीद लिया। इसका नाम M1 दे रहा हूं मैं, और M2 दे रहा हूं मैं, और M3 दे रहा हूं। अब ध्यान देना, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, M1 को मैंने सोल्ड कर दिया, 2000 रुपए। कब सोल्ड किया मैंने? 31/12/2024 में, ठीक है, 31/12/2024। हमें अकाउंटिंग कब से कब तक का करना है ये भी लिख दूं। आपको अकाउंटिंग जो करने के लिए मैं बोल रहा हूं, 2022, 2023 और 2024, यानी मैं आपसे करवाना चाहता हूं यहाँ पे कितने साल की अकाउंटिंग? 3 साल की। तो पहले साल से हम स्टार्ट करते हैं, तो डेट के टाइम पे डेट डालेगा। तो M1 पहले आ रहा है तो पहले M1 का, यानी 1/1/22। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये मुश्किल पता है क्यों है? पोस्टिंग आता है, डेट गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। इस चैप्टर के अंदर डेट का ही सारा का सारा काम है। तो डेट 1/1/2022। जब भी आप एसेट्स को यहाँ पे खरीदोगे तो 2 में आएगा, मैंने अभी बताया। जब भी एसेट्स को खरीदेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? अब 2 में जब लिखेंगे तो हो सकता है एसेट्स आपने नगद खरीदा हो, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि एसेट्स उधार खरीदा हो। तो जब भी नगद खरीदोगे तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि उसको हमने चेक से खरीदा होगा, तो इसलिए यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे। जब भी अब मैंने बोला एक मशीनरी खरीदा 5 लाख का, तो किधर आएगा? तो आपने बोला सर 2 में आना चाहिए, तो कैसे लिखोगे आप? टू बैंक करके लिखोगे उसको। आपने मशीनरी खरीदा तो 2 मशीनरी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 बैंक लिखोगे। अगर उधार खरीदा मोहन से तो मैं यहाँ 2 मोहन लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसेट्स हमने पहला खरीदा 10,000 का, तो 10,000 का। अब बड़े सारे बुक के अंदर बैंक के साथ अकाउंट शब्द को लगाया जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें अकाउंट लगाना है, तो अकाउंट्स के अंदर अकाउंट आप लगा दो, और नहीं भी लगाते तो चल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 10,000 का खरीद लिया। हमेशा याद रखना, जो डेप्रीशिएशन लगता है वो डेप्रीशिएशन पता है कब लगता है? डेप्रीशिएशन लगेगा एंड ऑफ ईयर में। जो भी साल का एंडिंग ईयर होगा तभी डेप लगेगा। कब लगेगा? हमारा साल के एंडिंग ईयर में हमारा डेप्रीशिएशन लगेगा। अब हमारा, क्योंकि यहां मैंने 22, 23 और 24 बोला है, तो इसका मतलब हमारा साल का एंड जो है 31 दिसंबर है। मैं बता भी देता हूं, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, आगे चल के खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो हमारा साल शुरू हो रहा है जनवरी में, और एंड कब हो रहा है हमारा?
दिसंबर में हो रहा है। मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट करने वाला हूं। तो डेप्रीशिएशन अब लगाना पड़ेगा इस पे। तो जब मैं इस पे डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो डेप्रीशिएशन हम लगा रहे हैं, मेथड बता देता हूं, अभी तो एसएलएम सीख रहे हैं। एसएलएम और परसेंटेज मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज 10% के हिसाब से हम एसएलएम डेप्रीशिएशन लगाएंगे। यहाँ पे समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पे पहले साल का डेप तो इधर कर दे। अब थोड़ी कैलकुलेशन पे फोकस करना, मैं कैसे कर रहा हूं कैलकुलेशन, हर किसी को मैं अलग अलग करके चल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। चलिए, अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 31/12/2022। आपको 22 में ही लगेगा। आपको यू नो के 10% एसएलएम है, 10,000 का कितना लग जाएगा? 1,000। बचा कितने? और ये डेट क्या आएगा? 1/1/2000। ध्यान देना 23। ये वर्किंग नोट होगा और वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर पहले वर्किंग नोट होता है, फिर अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले ये करा, हम एक एक एसेट्स को, हर एक एसेट्स को हम यहां तक लेके जाएंगे। अगर हमारे पास है, अगर बीच में बिक गया तो उसको तो ले ही नहीं जा सकते। इसके बाद डेट क्या आएगा हमारा? फिर से डेप लगेगा। कब लगेगा? 31/12/2023। एसएलएम है तो कितने लगेंगे? 1,000। ठीक है, तो बचा कितना हमारा? 8,000। अब डेट क्या आएगा? 1/1/2024। फिर डेप्रीशिएशन, क्योंकि हमने इस एसेट्स को बेचा है इस रेट पे, तो इस एसेट्स पे फिर डेप लगेगा हमारा। डेप्रीशिएशन लगेगा 31/12/24 में। कितने लगेंगे? अगेन 1,000 रुपए। तो बचा कितने का? और मैंने इस एसेट्स को कितने का बेच दिया? मैंने बताया है क्वेश्चन में। बताओ कितने का बेचा? इधर का 2,000 का बेच दिया सर। तो अब 2,000 का बेच दिया तो मैं यहीं पे निकाल लूंगा, सोल्ड कर दिया मैंने, सोल्ड कर दिया 2,000 का। तो भाई आपके एसेट्स की वैल्यू 7,000 बन रही थी और उसी दिन आपने इस एसेट्स को कितने का बेच दिया। तो इसका मतलब आपको इस डील में 5,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया एसेट्स को मैं बेचूंगा तो किधर बेचूंगा? अकाउंट के अंदर, बाय में या टू में? बाय साइड। क्यों भाई बाय में क्यों बेचेंगे? डिक्रीज होगा और उस पर लॉस हुआ है तो लॉस किधर जाएगा? वो भी बाय में ही जाएगा। डेप्रीशिएशन किधर जाएगा? बाय में ही जाएगा। तो अभी मैं करके भी दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले मशीनरी का हमने हिसाब किताब बना लिया। पहले हमें हर किसी का एक हिसाब किताब बनाएंगे, फिर इसके अंदर प्लॉट कर देंगे। इसके बाद दूसरे मशीनरी का डेप्रीशिएशन लगाएंगे 31/12। इस पे लगा देता हूं, M2 पे लगाता हूं पहले। 31/12/2023। 20,000 है तो इस पे कितने लगेंगे? 2,000। बचे कितने? 18,000। फिर से आएगा 1/1/24 और फिर से डेप्रीशिएशन कब लगेगा भाई? 31/12/2024। फिर कितने लगेंगे? तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 16। इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 16। क्या इससे आगे जाना है? तो जा सकते हैं, लेकिन सवाल अलाउड ही नहीं कर रहा हमें। क्वेश्चन कर रहा है 2024 तक बनाओ। इससे अगर आगे मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो 2025 आ जाएगा, लेकिन सवाल कब तक कह रहा है करने को आपको, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा? 2024। तो 24 में डेप्रीशिएशन कितने लगेंगे? 4,000 लगेगा। तो बचे कितने हमारे पास? 36,000। ये इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो कौन सा साल आ जाएगा? 25 तक जाना ही नहीं है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे 3 साल लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि हर एसेट्स में 3 साल का डेप लगेगा। पहली बात ये, उस एसेट्स का एंड हो सकता है किसी एसेट पे 1 साल ही लग रहा हो, और हो सकता है किसी एसेट पे 2, और किसी एसेट पे 3, और किसी एसेट पे 6 महीने भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे तो 3 बार डेप लगा, लेकिन इस वाले एसेट्स पे 1 ही बार लगा, और इस वाले एसेट्स पे कितनी बार लगा? 2 बार। तो डिपेंड करेगा कि आपने कब खरीदा है। आपको एक एंड टाइम मैंने लॉकिंग डायल दिया है कि भैया इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। समझ में आई बात आपको? अब हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे पहले वाले पे। तो ये जो डेट है, डेट हमेशा डेप्रीशिएशन कब लगेगा? साल के एंड में लगेगा। तो एंड हमारा आएगा यहाँ पे 31/12 और ये 22, और बाय साइड में लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन, और मैं इसके साथ ना 1 भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये M1 का है। ठीक है, क्योंकि 2-3 एसेट्स हो गए तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो M1, M2, M3 लिख के चलूंगा। भाई डेप्रीशिएशन कितना लगा?
1000। एक एसेट्स खरीदा हमने 10,000 का, उस पर डेप कितना लग गया डेप्रिसिएशन। अब तो अगले साल काम हुआ है, 1 साल कंप्लीट, तो इसको बंद कर दो, इस अकाउंट को बंद करो। बंद कैसे करेंगे? सिंपली टोटल लिखेंगे क्या आया, और यही टोटल इधर आ जाएगा, और इस साइड में आएगा बाय, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी क्या आएगा, और 9,000 जो बैलेंस सीडी आएगा वो उसका डेट हमेशा बैलेंस सीडी का साल का एंड ही होगा, ध्यान रखना। बैलेंस सीडी का डेट साल का, मंथ का एंड नहीं होगा। कैश बुक में तो हम सीखते थे मंथ का एंड होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा एंड होगा? साल का एंड, ईयर एंड का। अगर 31 मार्च है वाला साल है तो 31 मार्च आ जाएगा, और नॉर्मल है तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसी बैलेंस सीडी को हमें बीडी बनाना होगा, टू बैलेंस बीडी। डेटेड क्या है हमारा? अब जब बीडी बनेगा तो 1/1/2023 आ जाएगा। यहां तक समझो, पहले एक बार फिर देख लो, फिर से मैं बताता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले एक मशीन खरीदा, 2 में लिखा, इसके ऊपर डेप लगाया, फिर हमने टोटलिंग कर लिया भाई। टोटलिंग करने के बाद सीडी आया, तो इसी सीडी को हमने इधर लिख लिया, और अमाउंट बताओ कितना लिखूंगा यहाँ पे? 9,000। ये बन गया बैलेंस बीडी, ठीक है। अब दूसरे साल सबसे पहले चेक करोगे, जब भी नए साल में एंटर करोगे तो आपको 2 बातें देखना है, कोई खरीदा और कोई बेचा तो नहीं। तो हम दूसरे साल में चेक करते हैं कि क्या कोई मशीनरी खरीदा है 2023 के अंदर। तो आप देखोगे M2 जो है वो कब खरीदा है? 2023 में, तो उसको लिखना पड़ेगा। कब खरीदा भाई? सेम डेट पे खरीदा, 1/1/23 में। तो जब खरीदा है तो उस टाइम के लिए उसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे? टू बैंक। जब भी खरीदोगे तो उस एसेट्स के लिए क्या वर्ड लगाओगे? बैंक लगाओगे। तो कितने रुपए लिखूं मैं यहाँ पे? 20,000। क्रेडिटर मतलब उधार तब भी यही आएगा, लेकिन उसका नाम आ जाएगा। मोहन से खरीदा तो टू मोहन आ जाएगा, सोहन से खरीदेगा तो टू। आपकी किताब में हालांकि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें उधार में मशीनरी खरीदा गया है, ठीक है ना। तो बाकी बैंक ही आना है, और आप उधार में अगर आ जाता है तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिससे खरीद रहे हो। अब 2 मशीनरी हो गई भाई। अब इस साल कोई मशीनरी बेचा है क्या हमने? ये भी चेक करना है। मैंने बोला 2 बातें चेक करना हर साल, कोई खरीदा वाला तो हो गया, क्या तीसरी मशीनरी जो है क्या इसी साल खरीदा है हमने? चेक करो, डेट देखना, मैंने कहा बड़ा डेट बड़ा ध्यान से देखना है। वो कब खरीदा? 2000, वो तो नेक्स्ट ईयर आ गया, तो भाई इस साल नहीं खरीदा। अब क्या कोई एसेट्स हमने इस साल बेचा है? ये चेक करो। कब? 2000, कौन सा साल चल रहा है? 23। तो 23 में कोई बेचा है आपने? नहीं बेचा, तो बस बात खत्म। तो अब हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन लगा देंगे। तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे, कब लगाएंगे? हमेशा याद रखना 31/12/23, एंड ईयर ऑफ एंड 31/12/23। बाय साइड में लगेगा बाय डेप्रीशिएशन नंबर 1 एक लिख रहा हूं, और एक और लगेगा डेप्रीशिएशन यहाँ पे 2, क्योंकि इस साल में हमारे पास कितने एसेट्स हो गई, तो डेप्रीशिएशन भी कितनी लगेगी? समझ रहे हो ना? 2 लगेंगे। 3 एसेट्स होंगे तो डेप्रीशिएशन कितने लगेंगे? 5 एसेट्स हो गए तो डेप्रीशिएशन कितने लगेंगे? 5। तो हम हर एसेट्स के अलग अलग डेप्रीशिएशन दिखाएंगे। बुक में इसको दिखाने का तरीका कई बार अलग होता है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं। अब भाई पहली वाली पे कितना डेप्रीशिएशन लगना है? 1000। अब यहां से डेट भी मैच कर लो, वैसे तो आपको पता है। अब दूसरी वाली पे कितना लगना है? 2000। पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद का हमारा काम है टोटल करना और बैलेंस निकालना। तो अगर मैं टोटल करने जाऊं तो यहां पे टोटल होगा, ये लो भाई टोटल हो गया। अगर टोटल करें तो 9 और ये कितने हो गए? 20, और यही टोटल इधर लिखेंगे, और इस साइड में लिखेंगे बाय साइड में बाय बैलेंस सीडी, है ना। अब सीडी बताओ कैसे निकालेंगे? 29,000 में से क्या माइनस कर देंगे? 3,000। कितने बचे? 26,000। अब इस बैलेंस सीडी का डेट क्या होगा? 31/12, हमेशा साल का एंड होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब इस बैलेंस, फिर से सीडी जो निकाला इसको बनाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर ले जाके 1/1/2024। क्या करना होगा? टू बैलेंस बीडी। क्या करना होगा? टू बैलेंस, और अमाउंट क्या लिखेंगे बैलेंस बीडी में? फिर से 26,000। अब देखो मैंने यहां लिख दिया है,
तो ये अगर इस हिसाब से आप करोगे ये भी एक तरीके से गलत है। आपको इस टोटल के नीचे लिखना है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा ताकि बता पाऊं, कई बच्चे लिख देंगे पेज ज्यादा है, तो नहीं, इस टोटल के नीचे लेना है और इसको भी इसी के अकॉर्डिंग। एक हमारा डेफिनेशन ही कहता है इन द सिग्निफिकेंट मैनर। तो अगर आपने सिग्निफिकेंट मैनर नहीं दिखाया तो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही नहीं समझ में आया आपको। तो आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नीचे हो जाए बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं। हम कौन से साल में आ चुके हैं? 3rd ईयर में आ चुके हैं, तीसरे साल में आ चुके हैं। अब पहला पॉइंट क्या चेक करना है कि कोई एसेट्स खरीदा है, तो बताओ 2024 में कोई खरीदा है कि नहीं खरीदा है? खरीदा है। कौन सा खरीदा है? एम। तो उस कब खरीदा है उसका डेट लिखो, 1/1/2024 को, टू बैंक खरीदा है हमने। और कितने का खरीदा है भाई? 40,000। कितने का खरीदा है हमने? 40,000। अब सिंपल क्या करने वाले हैं हम इसको, पहले अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले यहां तक देखो समझ में है। अब दूसरा पॉइंट देखना, कोई बेचा तो नहीं, तो बेचा भी हमने, ये देखो बेचा है। और बेचा कब है हमने? साल के एंड में। तो अब जब एंड में कोई मशीनरी बिक रहा है तो हम सबके डेप तो पहले लगा देंगे। डेप्रिसिएशन लगने के बाद बिका है, डेप्रिसिएशन लगने से पहले? तो आप देखो पहले साल का डेप, दूसरे साल का, तीसरे साल का डेप लगा उसके बाद बिका, तो 3 साल के डेप लग गए लगने के। तो अब पहले हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं M1 के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/24 पे बाय डेप्रिसिएशन 1 पे। कितने लग गए? 1,000। पहले यहां तक देखो समझ में है। अब इसको बेच दें, तो बेचेंगे किस साइड में? बाई साइड में। थोड़ा सा भी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसको जाके आपने एक बार, पहले तो यहां देख के नोट करोगे ही, एक बार इसी सवाल को बिना देखे कर लोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि भैया चल क्या रहा है और करना कैसे। अब जर्नल वर्नल बाद में, तो हाँ लेजर पोस्टिंग ही है हमारा, ठीक है ना। अब आइए इसके बाद करेंगे, फिर से हम बेचेंगे। तो बेचने के लिए क्या आएगा? जब खरीदने के लिए भाई आप बैंक लगा रहे थे, इधर ध्यान दो, जब आप खरीदने के लिए बैंक लगा रहे थे तो बेचने के लिए भी क्या लगाओगे आप? अब बैंक से बेचना है। अब बताओ जो कौन सा बिका है हमारा? M1 कितने का बिका है? तो अब यहां पे 2,000 लिख देंगे। अगर कोई एसेट्स बिक गया तो एक पॉइंट अराइज हो जाएगा वहां, क्या? या तो लॉस, या तो क्या हुआ था हमें? तो लॉस बाय में जाएगा। बाय इसको लिखेंगे ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिखना है लॉस। लिखने का तरीका है ये, P&L ब्रैकेट में लॉस, ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप सिर्फ लॉस भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऐसे नहीं कि नंबर कट जाएंगे। और कितने का लॉस हो गया? सबको पता है कि 5,000 का हुआ है भाई, इवन है हमें 5,000, है ना। कितने का लॉस हुआ है? 5,000। आइए अब ये इसका डेट क्या होगा? इसका डेट जिस दिन बिका है वो होगा, और लॉस का डेट क्या होगा? जिस दिन बिका है उसी दिन तो लॉस हो जाएगा। तो बेचने का तारीख देखो हमारा 31/12 है, तो 31/12/24 और 31/12/24। कौन से एसेट्स को बेच दिया हमने? M1 को बेच दिया। यहां तक देखो पहले एक बार, समझ में आ रहा है? अब हमारे पास M2 भी बिक गया क्या? क्या M3 भी बिक गया? तो नहीं बिका तो उसका डेप लिखेंगे हम। जो एसेट्स नहीं बिका उसका डेप्रिसिएशन तो लिखना ही लिखना है। तो अब मैं बाय साइड में लिखने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन किसका? बाय डेप्रिसिएशन किसका? डेप्रिसिएशन नंबर। और क्या 3 का भी आएगा? हाँ, क्योंकि 3 एसेट्स हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन नंबर। क्या 4 का भी आएगा? चौथा तो कोई एसेट्स ही नहीं है, तो 4 का नहीं आ सकता। तो अब 2 का कितना आएगा भाई? 2,000। और 3 का कितना आएगा? 4,000। समझ रहे हो बात? यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब फिर से टोटल करके वही बैलेंसिंग फिगर निकालने वाली सिंपल बात होगी। तो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल क्या आएगा? 66,000। और यही टोटल हम इधर लिखेंगे 60, और बाय साइड में आएगा, बाय साइड में बाय बैलेंस CD।
अब एक एक करके माइनस करना है, यहाँ थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया तो माइनस करना। तो इसको करें अगर 66,000 में से माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000, ये आ गया 52,000। क्या आ गया? आप यहां तक आपका अकाउंट कंप्लीट और आपको पूरे 6 नंबर मिल गए, यहां तक करके आते हो तो। अब बात आती है, कई बार बुक में देखोगे तो इसको क्या करते हैं वो 1/1/2025 में बस बना के छोड़ देंगे बैलेंस पीडी और ये आ जाएगा 52,000। आपने अब देखो यहां पे गलती कहां कहां हो सकती है याद रखना। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ये बिल्कुल सही बना लेता है वर्किंग, और यहां पे जब टोटल माइनस माइनस कर रहे हैं गड़बड़ कर देता है। तो बच्चों को क्या होता है कि अगर आपने वर्किंग नोट सही बनाया और यहां मिस्टेक कर दिया है तो आपके नंबर चांसेस है एक आध नंबर कटेगा। अब बच्चे ने वर्किंग नोट नहीं बनाया, इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट मन में भी कर सकते थे कि सिंपल सिंपल डेप्थ था, और यहां गड़बड़ी हो गया तो बच्चों के नंबर कट जाएंगे ज्यादा। इसलिए आपको वर्किंग नोट ध्यान से देना है। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपने वर्किंग नोट जो बनाया, इस वर्किंग नोट को जब इसके अंदर पुट किया, तो इसको जब इसके अंदर आपने मतलब पोस्टिंग किया, तो आपने सही पोस्टिंग सही कैलकुलेशन है या नहीं चेक करने का तरीका। तो आपके पास जो भी एसेट्स बच गए हैं उस एसेट्स का एक बार टोटल कर लेना। तो हमारे पास 2 एसेट्स बचे हैं, एक तो ये तो बिक गया, इसको टोटल नहीं करेंगे, और एक ये। अब दोनों को जोड़ो आप, दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने ऊपर माइनस प्लस जो करा है सब कुछ क्या करा है, ठीक करा है। तो आपके वर्किंग नोट से ये अकाउंट भी क्या हो गया, एक तरीके से वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी दिक्कत होती है, अगर ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि टोटल मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे मान लो 53 बन रहा था और यहाँ बन रहा था 50,000, हो सकता है ऐसा, तो आपने पता है गड़बड़ कहाँ करी होगी, माइनस प्लस में कहीं ना कहीं, या किसी साल का डेपी लगाना भूल गए हो। यहाँ आपने M1 सब जगह लिखा, एक जगह M1 लिखना भूल गए, M2 M3 लगा दिया बस, तो कोई भी गलती हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया इसी तरीके से होगा। बस अब वहां पे हमें लैंग्वेज समझना होगा। SLM के अंदर मैं अभी कौन सा स्टार्ट करवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ, इसके बाद हम WDV करेंगे। तो हम जब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, एक तो परचेज हो सकता है और एक क्या हो सकता है, सेल्स। कितने परचेज हो सकते हैं, एक ही मशीनरी है, एक से ज्यादा मशीनरी, और बेच कितने सकते हैं, एक भी बेच सकते हैं और एक से ज्यादा भी बेच सकते हैं। और परचेज और सेल्स पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर जिसको हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो मशीनरी अकाउंट कब तक बनाना है, लास्ट काम जब बता दे। इस मेरे पूरे सवाल में लास्ट काम यही था कि इतने दिन बेच दिया, वो लास्ट ईयर तक बनाना है, या जब तक बोला जाएगा वहीं तक लेके चलना होगा। डेप्रिसिएशन कब लगाना है, हमेशा साल के एंड में। बैलेंस सीडी कब निकलेगा, हमेशा साल के एंड में निकलेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में देना है, जिसकी वजह से बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल मैंने अपने खुद का ही बना लिया, बुक के अंदर है नहीं, तो बुक के भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको एक बार नोटिंग करना है और पूरा पूरा एकदम नोट करना है आपको। ठीक है, तो नोट करना आप स्टार्ट कर दीजिए।